नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपसे सुझाव मांगे थे कि मां अहिल्या के विषय पर आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि हम मां अहिल्या के समय वित्त व्यवस्था किस तरह की थी, इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मां अहिल्या के समय वित्त व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, राज्य को पैसे किस तरह से मिलते थे एवं राज्य में पैसों का लेन देन किस तरह से होता था। इस पूरे विषय पर आज आपसे विस्तार से बातें होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मराठा राज्य या हिंदवी साम्राज्य की संरचना को हम समझने की कोशिश करते हैं। मराठा साम्राज्य में सबसे ऊपर छत्रपति का स्थान होता था और फिर उसके बाद पंत प्रधान, जिसे पेशवा या आज की भाषा में आप जिसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, उनका स्थान होता था। और पेशवा या फिर प्रधानमंत्री के बाद स्थान होता था सरदारों या फिर सूबेदारों का। सूबा यानी कि राज्य और सूबेदार यानी कि उस राज्य का प्रमुख, जिसे आप राज्यपाल या आज की तारीख में आप उन्हें मुख्यमंत्री भी समझ सकते हो। पर कालांतर में शक्ति का केंद्र बदलता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज के समय तक छत्रपति ही सत्ता का केंद्र हुआ करते थे। उसके बाद पेशवा और उसके बाद अंतिम चरण जो था, यह सरदारों का बोलबाला रहा था। हालांकि कागज पर हमेशा छत्रपति के बाद पेशवा और उसके बाद सूबेदारों का ही स्थान बताया जाता था, परंतु वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो ज्यादा शक्तिशाली होता था मराठा साम्राज्य में चलती उसी की ही थी। अब दोस्तों, एक सूबे के अंदर कई सारी परगना या तहसील या जिले हुआ करते थे। इन परगनाओं में कई गांव हुआ करते थे, या यूं कहूं कि इन गांवों को मिलाकर एक परगना बनती थी। परगना के स्तर पर प्रमुख व्यक्ति जो होता था, उसे तहसीलदार, कमाविजदार या फिर देशमुख कहा जाता था। पाटिल के साथ कुलकर्णी, यह दो प्रमुख व्यक्ति गांव के स्तर पर होते थे। और इस तरह से दोस्तों, देशपांडे, पोद्दार, किलेदार, फडणवीस, मुजुमदार आदि पद हुआ करते थे। यह जो पद थे, यह आज के समय में सरनेम बन चुके हैं। इनके बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हो तो इन सभी पद नामों पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अब दोस्तों, कुलकर्णी पूरे गांव की जमीन का और जो खेतों से जो उपज प्राप्त हो रही है उसका हिसाब किताब रखता था। और पाटिल किसानों से जमीन और फसल के हिसाब से टैक्स लेता था। इस तरह एक परगने के सारे पाटिल टैक्स कलेक्ट करके देशमुख या कमाविजदार या तहसीलदार को दिया करते थे। तहसीलदार यह टैक्स सूबेदार को देते थे और सूबेदार से यह टैक्स पेशवा और अंततः छत्रपति के पास जाता था। कम से कम आदर्श परिस्थितियों में तो ऐसा ही होता था। मां अहिल्या का कालखंड आते आते सूबेदार और सरदार बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सेना की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती थी और राज्य का सर्वाधिक धन सेना के रखरखाव और तनख्वाह देने पर ही खर्च होता था। छत्रपति और पेशवा के पास सीमित संख्या में नियमित सैनिक होते थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत खेती ही हुआ करती थी, अतः किसानों से कर वसूल करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। जिस सूबे में जितनी उपजाऊ जमीन और सिंचाई के साधन होंगे, वह उतना ही अमीर होगा। इसलिए सूबेदार और पेशवा जंगल की जमीन को खेती योग्य बनाने वाले किसानों को टैक्स में रियायत या फिर छूट दिया करते थे। और उनकी सिंचाई व्यवस्था को करवाने वाले सरदार, पाटिल, देशमुख को इंसेंटिव भी दिया जाता था। व्यापार को बढ़ाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए गुजरात और राजस्थान से कुशल व्यापारियों को लाकर राज्य में बसाया गया था। होलकर राज्य में मारवाड़ी व्यापारियों को बुलाकर बसाया गया था। और जब मां अहिल्या ने महेश्वर बसाया था, तब मेहनती गुजराती पाटीदारों को खेती के काम के लिए महेश्वर में बुलाया था, ताकि वह जंगल को काटकर खेती योग्य जमीन बना सके। व्यापार के अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए मां अहिल्या ने महेश्वर में बुनकरों को बसाया था। इनके द्वारा बनाई गई महेश्वरी साड़ियां आज भी प्रसिद्ध है। पर राज्य की आय को बढ़ाने के लिए मराठा शासकों की कोई ऐसी विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। इसलिए सारा दबाव खेती से प्राप्त होने वाली आय पर ही होता था, जिसका खामियाजा किसानों को ही अंततः भुगतना पड़ता था, क्योंकि किसी भी हालत में टैक्स उन्हें देना ही पड़ता था।
इसलिए गांव का पाटिल एक बाहुबली व्यक्ति होता था जो कि टैक्स वसूल कर सके। हाँ, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय टैक्स में रियायतें जरूर दी जाती थी। फिर भी मुगल काल से यदि आप तुलना करोगे तो मराठा कालों में किसानों की स्थिति काफी बेहतर थी, काफी अच्छी थी। आदिवासी बहुल इलाकों में एक नाइक होता था जिसका काम गांव की रक्षा करना होता था। आदिवासी भी उनके इलाकों से गुजरने वाले व्यापारियों एवं राहगीरों से कर वसूली करते थे। पेशवाई के दौर में और भी कई तरीके के टैक्स होते थे, जैसे कि वन चराई, सरकारी जमीन पर जानवरों को चराने पर लगने वाला एक तरह का टैक्स होता था। घास कुटनी, सरकारी जमीन पर उगी घास को काटने में लगने वाला टैक्स होता था। देवस्थान या फिर दुभी, भगवान के मंदिरों से होने वाली आय पर लगने वाला टैक्स इसे कहते थे। और मोहतरफा भी एक टैक्स होता था, यानी सुनार, लोहार, चर्मकार, कुम्हार और इस तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों पर यह टैक्स लगाया जाता था। जानवरों पर लगाने वाले टैक्स को शिंगोटी कहते थे। बिकवाली से संबंधित कर को जकत या चुंगी कहा जाता था। दोस्तों, इस काल में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन था। सिक्कों की टकसाल अलग अलग जगहों पर थी। मालवा में बने सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, इसलिए उनका मोल भी थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। पूरे साम्राज्य में बने सिक्कों में एक रूपता में हमें कमी देखने को मिलती है, ये बात तो थी। मराठों की आय का एक प्रमुख हिस्सा जीते गए प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी जैसे ट्रिब्यूट या टैक्स के रूप में भी आता था। चौथ का मतलब होता था कि जिस राज्य को मराठों ने जीता है उस राज्य की आय का 1/4 भाग उन्हें मराठों को देना पड़ता था। सरदेशमुखी का मतलब होता था कि राज्य की आय का 10वां हिस्सा ट्रिब्यूट के रूप में उन्हें मराठा शासकों को देना पड़ता था। अब बात करें पैसों के लेन देन की। एक जगह से दूसरी जगह तक पैसों को कैसे भेजा जाता था, तो दोस्तों जैसे आज के समय में बैंक से हम चेक या अन्य साधनों से हम पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उस समय बैंक तो थे नहीं, तो फिर क्या पैसों का लेन देन नगद ही होता था? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, और आपके सवाल का जवाब यह है कि नगद पैसों का लेन देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना उस समय बहुत ही असुरक्षित होता था। रास्ते में हमेशा लूटपाट का खतरा रहता था, इसलिए हुंडी भेजी जाती थी। हुंडी को आप उस जमाने का चेक या फिर हवाला भी समझ सकते हो। इसे ऐसे समझो कि माँ अहिल्या को यदि महेश्वर से इंदौर में पैसा भेजना हो तो वह इंदौर के किसी कमाविसदार को हुंडी भेजती थी और बताई गई रकम उस फलाने व्यक्ति तक पहुंचा दी जाए, ऐसा कहा जाता था। तब कमाविसदार उस हुंडी को भुनाकर अपने पास रख लेता था और पैसों को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता था। फिर कमाविसदार को दिए गए रुपयों के हिसाब से उसे जमीन से जो टैक्स प्राप्त होता था उसमें से अपना हिस्सा काट कर वह अलग रख लेता था और बाकी जो शेष हिस्सा बचा है उसे वह देशमुख और सूबेदार को आगे ट्रांसफर कर दिया करता था। इस तरह सेना की तनख्वाह देना, निर्माण कार्य करवाना, भंडारे चलाना और अन्य तरह के कार्य कमाविसदारों को हुंडी के माध्यम से सौंपे जाते थे। कई बार सूबेदार, सरदार, यहाँ तक कि पेशवा भी कर्ज लिया करते थे। यह कर्ज वह साहूकारों और महाजनों से लेते थे और बदले में साहूकारों को उतनी ही रकम की जमीन कुछ समय के लिए दी जाती थी, जब तक कि उस जमीन से होने वाली आय से उस साहूकार का कर्ज ब्याज सहित चुकता न हो जाए। इस तरह साहूकार ब्याज सहित वसूली करते थे, जिसके कारण किसानों की हालात और खराब हो जाती थी। कई बार बड़े बड़े सरदार जैसे होळकर, शिंदे, भोसले, गायकवाड़, पवार यह वारात या जिसे वारंट भी कहते हैं यह जारी करते थे। यह इमरजेंसी के वक्त ही निकाले जाते थे और इसे कोई भी छोटा मोटा सरदार नहीं, सिर्फ बड़े बड़े सरदार ही निकाला करते थे। जब पैसों की बहुत सख्त और बहुत जल्दी जरूरत हो तभी यह वारंट निकाले जा सकते थे। इसे आप एक तरह की धौंस या धमकी भी कह सकते हैं। यह वसूली साहूकारों और महाजनों से होती थी। पैसे मिल जाने पर उसे चुकाना यह सूबेदार या सरदार की अपनी सुविधा पर निर्भर करता था। सूबेदार मल्हारराव होळकर के समय मालवा एक संपन्न प्रदेश था। दोस्तों, वैसे भी मालवा की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसमें हर तरह की फसल को आप ले सकते हो, इसलिए मालवा को एक संपन्न प्रदेश माना जाता था।
मालवा में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रही, क्योंकि सूबेदार मल्हारराव होळकर के अधीन राजपूताना के भी कई क्षेत्र आते थे, तो वहां से भी उन्हें चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त होती थी। और सूबेदार के पराक्रम के आगे उन्हें कोई भी राजा चौथ या सरदेशमुखी लेने से मना नहीं कर पाता था, और जो मना करता था उनसे बलपूर्वक लेना भी उन्हें आता था। तो इस तरह से सूबेदार मल्हारराव होळकर के समय मालवा का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए सालाना तक भी जाता था। अब दोस्तों, सूबेदार मल्हारराव होळकर जी के बाद मां अहिल्या ने भी राज्य को सुचारू तरीके से चलाया, पर जो तुकोजीराव होळकर जी थे, यह सूबेदार मल्हारराव होळकर जितने कुशल नहीं थे सेना के मामलों में। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने मां अहिल्या पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ज्यादा पैसा धार्मिक कार्यों पर खर्च किया और धार्मिक निर्माण कार्यों पर ही लगाया, जिसके कारण तुकोजी बाबा जो तुकोजीराव होळकर थे अपनी सेना को मजबूत नहीं कर पाए। इसी के कारण जो होळकरों की सेना थी उनकी सैन्य शक्ति लगातार कम होती गई। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर कभी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, यह था आपके दिए गए सुझाव पर, आपके बताए गए टॉपिक पे मराठा साम्राज्य में मां अहिल्या के समय की वित्त व्यवस्था पे बनाया गया वीडियो। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ, हमें सब्सक्राइब करके।